हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि रहेगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हमने पिछले कल पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो आज हम जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में कब आई, ठीक है, कब बनाई गई, या उसको किसने बनाया, उन्होंने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए यहाँ पे, ठीक है, और उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगाई, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे दूं। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको हम और क्या कहते थे, वो कहते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी का ही नाम था, क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही कहते थे। और ये जो थी ये क्या थी, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी किसकी, जो मर्चेंट्स थे, इंग्लिश मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, जो कि ट्रेड करते थे कहाँ पे, ईस्ट इंडीज में। मतलब ईस्ट इंडीज, मतलब ईस्ट इंडीज से मतलब है जो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, इसको ये ईस्ट इंडीज कहते थे। मतलब ईस्ट इंडीज बोला जाता था किसको, जो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया, ये जो ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है, इसने जो था वो पॉलिटिकल पावर भी भारत में गेन कर ली थी। मतलब पॉलिटिकल पावर भी इनको मिल गई थी आगे जाके। ठीक है, और यहीं से जो है वो फाउंडेशन रख दी जाती है किसकी, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था कहाँ पे, भारत में। ठीक है, उसकी यहीं से ही शुरुआत हो जाती है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, तो यहाँ पे लिखा गया है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड ऑन 31 दिसंबर 1600। ठीक है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बनाई जाती है कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा, जो वहां की रानी थी, कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कई बार, ऑप्शन में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड दे दिया, ऑप्शन ऑप्शन में दे दिया जाता है, थर्ड दे दिया जाता है, फोर्थ दे दिया जाता है, ऐसे करके बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखोगे कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी, उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, और ये जो इसकी फाउंडेशन रखते हैं किसकी, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, जो कि बाद में पॉलिटिकल पावर भी गेन कर लेती है। ठीक है, क्या गेन कर लेती है, पॉलिटिकल पावर भी। ठीक है, और यहीं से जो है वो फाउंडेशन रख दी जाती है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की भारत में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब जैसा कि फाउंडेशन मैंने आपको बता दिया कि फाउंडेशन हुई थी 1600 ईस्वी में, कब, 31 दिसंबर को। ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे किसने की थी, जो वहां की महारानी थी, क्वीन थी एलिजाबेथ वन। ठीक है, ऑफिशियल नेम क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो ये था ऑफिशियल नाम उस कंपनी का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्मली क्या बोलते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, वो था लंदन में। ठीक है, लंदन जो था वो हेडक्वार्टर था। लंदन कहाँ पे है, इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये हेडक्वार्टर था। ठीक है, और इन्होंने क्या किए थे, एक्सक्लूसिव राइट दिए थे किस चीज के, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, ठीक है, इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे इनके पास एक्सक्लूसिव राइट थे ट्रेड करने के। आगे हम जानते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। ठीक है, इनके उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहले जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, कि प्रॉफिटेबल, जो लाभदायक ट्रेड था वो करना, किस चीज़ का, स्पाइसेस का, मतलब मसालों का, सिल्क का, ठीक है, कॉटन का हो गया, ठीक है, इंडिगो का हो गया, साल्ट पेपर का, जो काली मिर्च को बोलते हैं साल्ट पेपर, और टी का। ठीक है, इनका प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक ट्रेड करना। ठीक है, किसके साथ, इंडियन मर्चेंट के साथ। और क्या करना, कि ये compete कर सकें जो अदर यूरोपियन पावर्स थी, वो कौन थी, जैसे कि कौन थी, पोर्चुगीज थे, जैसे कि डच थे, इनके साथ ये compete कर पाए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, टू एस्टेब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट। मतलब ट्रेडिंग पोस्ट से मतलब यहाँ यहाँ पे है कि मतलब फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करना डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। ठीक है, तो ये था इनका मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और क्या था, कि रिलेशन बनाए रखना किसके साथ, जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे। ठीक है, तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब हम देखते हैं कि जो शुरुआत में कौन कौन यात्री जो थे वो यहाँ पे आए थे, और उन्होंने कहाँ कहाँ पे सेटलमेंट बनाई थी इंडिया में। ठीक है,
तो जो सबसे पहले शिप जो भारत में आता है वो आता है 1601 में, ठीक है। कौन लाता है? जो कैप्टन जेम्स लैंकास्टर होते हैं। ये जो है पहला शिप लेके आते हैं कहाँ पे? भारत में, मतलब समुद्र से होके आते हैं। तो ये फर्स्ट वॉयज माना जाता है किस चीज का? भारत में कोई इंग्लिश आता है शिप लेके, ठीक है। तो ये जो था इनका फर्स्ट वॉयज था। उसके बाद 1608 में कौन आता है? फर्स्ट इंग्लिश शिप जो है वो पहुंचता है कहाँ पे? सूरत में पहुंचता है, ठीक है। सूरत में पहुंचता है और यहीं पे जो है ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं कहाँ पे? सूरत में ही। और परमिशन किससे लेते हैं? जहांगीर से, ठीक है। और ये जहांगीर से जो परमिशन लेता है वो कौन होता है? वो कैप्टन विलियम हॉकिंस होता है, ठीक है, जो कि परमिशन लेता है और 1613 में यहाँ पे फैक्ट्री लगाता है कहाँ पे? सूरत में। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि इंग्लिश की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कब लगी थी? वो लगी थी 1613 में, कहाँ पे? सूरत में, ठीक है। और पहला शिप जो पहुंचा था सूरत में वो कौन था? कब पहुंचा था? 1608 में, ठीक है। और 1615 में जो है वो सर थॉमस रॉय जो है वो ट्रेड राइट्स ले लेते हैं। किससे? जहांगीर से। मतलब मतलब ट्रेड्स की परमिशन ले लेते हैं। किससे? जहांगीर से। और कौन इंग्लिश लेता है? वो है सर थॉमस रॉय, ठीक है। तो 1615 में जो है इनको ट्रेडिंग राइट्स मिल जाते हैं। किस चीज के लिए? कंपनी के लिए, ठीक है। और ये देता कौन है? जहांगीर जो होता है मुगल एम्परर, वो ये परमिशन दे देता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इनके जो मेजर ट्रेडिंग सेंटर थे वो कहाँ कहाँ पे थे, ठीक है। तो सबसे पहले थे कहाँ पे? सूरत में, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये जो हो गया ये वेस्टर्न साइड पे हो गया। सूरत जैसे गुजरात स्टेट में लोकेटेड है, तो ये वेस्टर्न साइड में हो गया, ठीक है। मान लो ये हमारा भारत है, ठीक है, तो इसके वेस्टर्न साइड पे यहाँ पे सूरत में जो है ये पहली मतलब ट्रेडिंग सेंटर था या पहली फैक्ट्री थी। उसके बाद ये लगाते हैं कहाँ पे? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में भी कब लगाते हैं? 1639 में। साउथ इंडिया में भी कहाँ पे? मद्रास में, ठीक है, मद्रास में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। साउथ इंडिया में लगाते हैं कहाँ पे? मद्रास में लगाते हैं दूसरी फैक्ट्री। और तीसरी लगाते हैं कहाँ पे? ईस्ट इंडिया में। ईस्ट इंडिया में कहाँ पे? हुगली में। हुगली में लगाते हैं। हुगली कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे कब लगाते हैं? 1651 में, ठीक है। उसके बाद ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं कहाँ पे? ईस्टर्न इंडिया में ही करते हैं। कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता भी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे ये दो फैक्ट्रीज लगाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसके बाद जो अगली फैक्ट्री लगाते हैं वो लगाते हैं वेस्टर्न इंडिया में। यहाँ पे लगाते हैं, मान लो ये महाराष्ट्र वाला पार्ट है, तो यहाँ पे बॉम्बे में ये अगली फैक्ट्री लगाते हैं 1668 में, ठीक है, बॉम्बे में, ठीक है, जिसको आज मुंबई कहा जाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इनके राइवल्स कौन थे और उनके साथ इनके किस चीज क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ठीक है। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको टफ कंपटीशन किसने दिया? वो दिया पोर्चुगीज ने दिया, ठीक है, जो उनके अर्ली राइवल्स थे। उसके बाद डच ने दिया, ठीक है, फ्रेंच ने भी इनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दिया। तो इनके जो मेन राइवलर्स थे वो कौन से? पोर्चुगीज थे, डच थे, फ्रेंच थे, ठीक है। और क्या होता है, जो एंग्लो फ्रेंच लाइब्रेरी जो है वो हमें देखने मिलती है कब? कार्नाटिक वॉर्स के दौरान, ठीक है। जो कि कितनी कार्नाटिक वॉर्स होती हैं? कितनी कार्नाटिक वॉर्स होती हैं? तो हमें 3 कार्नाटिक वॉर जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। इनके बारे में अब जब हम फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंग्लिश हैं वो फ्रेंच को हरा देते हैं, ठीक है। किसकी लीडरशिप में? जो वहाँ के गवर्नर थे किसके? इंग्लिश के, रॉबर्ट क्लाइव और आयर कूट की लीडरशिप में, ठीक है। ये जो गवर्नर्स हैं किसके हैं? इंग्लिश कंपनी के, ठीक है, या इंग्लिश के गवर्नर्स हैं, फ्रेंच के नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिलके जो है वो फ्रेंच को हरा देते हैं, ठीक है। इनका जो है मेन रोल रहता है। अब हम जानते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर। तो ये ट्रेडर्स से भारत के रूलर कैसे बन जाते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो है मेनली जो बैटल है वो कौन कौन है? जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी होती है, यहाँ से भी क्या होता है कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन गेन कर लेते हैं भारत में। वैसे ही एक बैटल होती है बैटल ऑफ बुक्सर, ये होती है 1764 में, और बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, ठीक है। तो ये जो दो बैटल्स हैं यहीं से ही फाउंडेशन रख दी जाती है पॉलिटिकल रूल की, कंपनी की, भारत में, ठीक है। तो जब बैटल ऑफ प्लासी होती है इसमें क्या होता है, जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं वो हरा देते हैं किसको? सिराजुद्दौला को, ठीक है, सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। और बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी जो है वो गेन कर लेती है क्या? दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स होते हैं मतलब ट्रेड प्रिविलेजेस या टैक्स कलेक्ट करने के लिए परमिशन
ले लेती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। अब उनको टैक्सेस पावर मिल जाती है, तो वो अपने लिए अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, ठीक है, जिससे वो अपना होल्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। और उससे उनके पास अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा और वेल्थ भी क्रिएट होती रहेगी, ठीक है। तो जो बैटल ऑफ बक्सर थी, उसमें क्या होता है, उसमें किसको हराया जाता है? वो हारते हैं कौन? एक साइड मीर कासिम होते हैं, सुजाउद्दौला होते हैं और मुगल एम्परर शाह आलम टू। किस में होते हैं ये? बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है। किसके अगेंस्ट होते हैं? ये इंग्लिश के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ी जाती है, वो एक साइड जो होते हैं वो मीर कासिम होते हैं, सुजाउद्दौला होते हैं, और जो मुगल एम्परर होते हैं वो कौन होते हैं? शाह आलम सेकंड, ठीक है। शाह आलम सेकंड जो होते हैं, इन तीनों को जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है, ठीक है। और ये जो है डिफेक्टो रूलर बन जाते हैं भारत के। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी गवर्नेंस, ठीक है। अब जो है कंपनी के पास क्या क्या पावर आ जाती है कि कंपनी के पास पावर आ जाती है टैक्स कलेक्ट करने की, ठीक है, टैक्स लगाने की, टैक्स कलेक्ट करने की, जिससे कि इनके पास रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। और इनके पास जो थी, अब इन्होंने क्या किया था, एक स्ट्रांग आर्मी जो थी वो मेंटेन करके रख ली थी, ठीक है, जिससे ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला सके और सिक्योरिटी भी अपने लिए प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इन्होंने जो था वो अपने सिक्के, अपने कॉइन्स चलाना शुरू कर दिए थे। इन्होंने जो था अपने नए कानून बना लिए थे, जिसको वो भारतीयों पर थोप रहे थे, ठीक है। और ये जो थे, ये मतलब एक गवर्नमेंट की तरह इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था भारत में, ठीक है। तो यहीं से जो है वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब हम जानेंगे जो गवर्नर जनरल्स हैं किसके? इंग्लिश के भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, जो कि 1757 से लेके 1767 तक रहे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एस्टेब्लिश किया रूल को कहाँ पे? बंगाल में। कंपनी का रूल जो स्थापित किया कहाँ पे? बंगाल में। उसके बाद आते हैं वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो रहते हैं 1773 से लेके 1785 तक। ये जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं, और ये जो हैं क्या करते हैं? ये जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। कौन से रिफॉर्म्स के लिए? जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, 1786 से लेके 1793 तक। इन्होंने जो था इंट्रोड्यूस किया था क्या? परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये सब कुछ इन्होंने वो बंगाल में ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। ये कब आते हैं? ये आते हैं 1798 से 1805 तक, ठीक है। ये जो इंट्रोड्यूस करते हैं, ये करते हैं सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सहायक संधि, ठीक है। इन पे मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा, ठीक है, जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, और जो सब्सिडरी अलायंस थी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स थी, इनमें कौन कौन से स्टेट जो थे वो हथियार लिए थे, हथियार लिए गए थे, ठीक है। और इन पे एक ट्रिक भी बनाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको इनको याद करने में हेल्प होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी। कब आते हैं? 1848 से लेके 1856 तक, ठीक है। तो ये जो है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स लेके आते हैं, ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन करते हैं। बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन, जैसे ये जो है रेलवे को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और प्रेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन जो है लाते हैं भारत में, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं किसकी? जो ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल था उनके बारे में, ब्रिटिश क्राउन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि 1857 का जो क्रांति है या विद्रोह होता है वो हो जाता है, ठीक है, जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, ठीक है। वो हो जाता है जिस कारण की जो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन जो है सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है, ठीक है। मतलब अब कंपनी का रूल जो है वो समाप्त हो जाता है, और जो वहाँ की महारानी होती है वो सारा रूल अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है। तो क्या होता है इसके बाद? जब 1857 का रिवोल्ट होता है, तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे वैसे तो आगे। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस होता है कब? 1858 में, ठीक है। ये क्या करता है? इस एक्ट के साथ ही ट्रांसफर हो जाता है कंट्रोल किसी का? ईस्ट इंडिया कंपनी का किसके पास? ब्रिटिश क्राउन के पास, ठीक है। अब जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देखेगा? वो क्वीन विक्टोरिया खुद देखेगी, ठीक है। और इन्हीं को जो है वो एम्प्रेस
ऑफ इंडिया घोषित कर दिया जाता है, मतलब भारत की महारानी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कि कंपनी जो है वो कैसे डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो जो कंपनी है वैसे तो फॉर्मली डिसॉल्व हो जाती है कब, 1874 में। ठीक है, वैसे अनाउंसमेंट तो हो जाती है कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब कौन देखेगा, जो महारानी थी क्वीन विक्टोरिया वो देखेगी, पर जो ऑफिशियली कंपनी डिसॉल्व होती है वो होती है 1874 में। ठीक है, और सारी पावर जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या हुए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में जानते हैं और बाद में जानेंगे नेगेटिव कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ है उसके हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे। तो क्या हुआ कि डेवलपमेंट हुआ किस चीज़ का, ट्रेड रूट्स का। ठीक है, भारत में नए ट्रेड रूट्स का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे पोर्ट्स स्थापित किए गए जहाँ से ट्रेड होता था। ठीक है, एजुकेशन का मतलब जैसे वेस्टर्न एजुकेशन है उसका इन्फ्लुएंस देखा गया, तो एजुकेशन का भी मॉडर्नाइजेशन हो गया। ठीक है, और क्या हुआ, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ किस चीज़ का, एडमिनिस्ट्रेशन का और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मॉडर्नाइजेशन हुआ, जैसे कि रेलवेज इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है, टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, एक पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, और नेगेटिव क्या था कि हमारे जो रिसोर्सेज थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कौन से, जो भारतीय रिसोर्सेज थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, जो इकोनॉमिक ड्रेन था वो हुआ। ठीक है, और पॉवर्टी बढ़ गई जिस कारण की भारत में। ठीक है, और क्या होता है, ये जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हाथ में ले लेते हैं भारत का, तो एक तरह से इनका ही शासन यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट थे। ठीक है, अब समरी क्या थी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फाउंड हुई थी 1600 में। किसने फाउंड की थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। ठीक है, और ये जो फर्स्ट फैक्ट्री है ये कहाँ पे लगाती है, ये लगाती है सूरत में। सूरत में कब, 1613 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद हमने मेजर बैटल्स पढ़ी। ठीक है, प्लासी और बक्सर का युद्ध। ठीक है, उसके बाद कंपनी का रूल जो है वो एंड हो जाता है 1858 में। जो रिवोल्ट होता है 1857 का, उसके कारण जो कंपनी का रूल है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। पर जो कंपनी ऑफिशियली डिसॉल्व होती है वो होती है 1874 में। ठीक है, अब ये लिगेसी क्या लेके आए, इन्होंने लिगेसी रखी, मतलब इन्होंने फाउंडेशन रख दी थी किस चीज़ की, ब्रिटिश एम्पायर की भारत में। ठीक है, तो जो ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत जो है वो यहीं से हो जाती है, मतलब ये कंपनी ही लेके आती है जो भी होता है। बाद में यहाँ पे पहले तो ये एज ए ट्रेडर आते हैं, पर बाद में यहाँ पे ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कल हम फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।